नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज का मुद्दा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर हैं, लेकिन सियासत जम्मू कश्मीर में और पूरे भारत में हो रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के 2 रोजा दौरे पर हैं। पीएम के इस दौरे पर राजनीतिक खींचतान शुरू हो चुका है। वैसे तो पीएम के हर दौरे पर कमोबेश हम ये देखते हैं कि सियासत होती रहती है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर वो यहाँ पर बयान उनका कोट करना जरूरी है जो पंजाब के सीएम की तरफ से, भगवंत मान की तरफ से कहा गया था कि पीएम मोदी तो ऐसे मुल्क में भी चले जाते हैं जितनी हमारी जेसीबी से खुदाई देखने के लिए पब्लिक इकट्ठा होती है, उतनी आबादी वाले मुल्क का भी दौरा कर लेते हैं। बहरहाल विपक्ष ने भारत और इजराइल के बीच बढ़ती दोस्ती पर सवाल उठाए हैं, लेकिन इजराइल के दौरे पर भारत की पॉलिसी की चर्चा हो रही है। इसी कड़ी में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख हैं, सदर हैं महबूबा मुफ्ती। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। महबूबा मुफ्ती ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक क्रिमिनल को, एक अपराधी को गले लगा रहे हैं, जो कि अच्छी निशानी नहीं है। तो वहीं अपनी नीति से पीछे नहीं हटेंगे, ये कहना है तारिक हमीद कर्रा का। और दूसरी तरफ अगर पूरे कांग्रेस के नेशनल लेवल पर बात करें तो राहुल गांधी ने भी दौरे पर सवाल उठाए हैं। और अगर तारिक हमीद कर्रा की बात करें, जो कि जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के रियासती सदर हैं, उन्होंने कहा कि हम अपनी नीति से, पॉलिसी से पीछे नहीं हटेंगे और फिलिस्तीनियों के आंदोलन की हिमायत हम करती रहेंगे, समर्थन हमारा जारी रहेगा। हमारी जैसे पिछली सरकारों ने हमेशा फिलिस्तीनियों और उनके आंदोलन को समर्थन किया, हिमायत किए, इसी तरह से हम समर्थन जारी रखेंगे। साथ ही साथ कर्रा कहते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा के लीडरशिप वाली सरकार ने इस नीति को रद्द कर दिया है, लेकिन हमारा फैसला जो पहले नीति पे चलने का था वैसे ही रहेगा। उसी तरीके से हम समर्थन करते रहेंगे फिलिस्तीन का। तो इस मुद्दे पर काफी सियासत हो रही। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे डिबेट में, आज समझने की कोशिश करेंगे। फॉरेन एक्सपर्ट भी हमारे साथ होंगे। अगले आधे घंटे हमारे साथ बने रहिए। एक 140 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं, वो जाके एक क्रिमिनल के गले लगे, उससे मिले। अगर इंडियन पॉलिसी चेंज भी होती है, वी स्टैंड, इंडिया स्टैंड्स विद द पैलेस्टीन। के मुल्क के लिए ये कोई अच्छी निशानी नहीं है। एक तरफ इस दौरे पर चर्चा हो रही है, कौन कौन से एग्रीमेंट हो रहे हैं उस पर निगाहें सबकी बनी हुई हैं, लेकिन इस पर सियासत भी खूब हो रही है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले तारुफ करा देते हैं। अजय भारती साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत करते हैं। और इसके अलावा जगदीप सिंह साहब हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका भी इस्तकबाल करते हैं। और साथ ही साथ एक और खास मेहमान आपसे कुछ ही देर में सैयद तजम्मुल साहब होंगे, जो कि पीडीपी के स्पोक्स पर्सन है। और एक और खास मेहमान हमें इस वक्त नजर आ रहे हैं, प्रोफेसर अजिताब साहब, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं। आपका भी वेलकम करते हैं सर इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले हम जाएंगे कांग्रेस के पास, क्योंकि राहुल गांधी ने भी इस दौरे पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने भी कहा कि 24 घंटे हो चुके हैं, 24 घंटे हुए नहीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस ट्रेड डील पे उनसे जवाब मांगा था और वो जवाब दिए बिना निकल गए, कहां इसराइल के दौरे पर चले गए। तो दूसरी तरफ रियासती कांग्रेस की अगर बात करें तो सीधी तौर पर रियासती कांग्रेस ये कह रही है कि जो पॉलिसी हमारी पहले थी पैलेस्टीनियन को सपोर्ट करने की, वो हिमायत करने की, वो हम उसी पर कायम रहेंगे। तो मौजूदा वक्त में मैं चाहूंगी कि जगदीप सिंह साहब, जो मौजूदा वक्त में भारत को रिप्रेजेंट करते हुए इसराइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कल हमने देखा कि इसराइली संसद में वो मौजूद थे और वहां पर उन्होंने संबोधन किया। क्या ऐसी चीज आप कांग्रेस को लगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, पॉलिसी चेंज है? सना जी, आपको आभार और सबको नमस्कार। इससे पहले कि मैं कांग्रेस का पक्ष रखूं, मैं 2-4 बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। चूंकि देखा यह जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ एक मुद्दों पर खूब ट्रोलिंग जो है वो प्रधानमंत्री की हुई है। पहली तो बात यह कि भाजपाइयों की मानसिकता को समझिए। भगवा रुमाल मोदी जी के जेब में था और भगवा रंग का परिधान जो है वो नेतन्याहू जी की धर्मपत्नी ने पहना था। उस पर उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए गए। बदकिस्मती से मैं बताना ये चाह रहा हूं कि देखिए, नेसेट में पहली मर्तबा
ये हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री का भाषण हुआ है, ये काबिले तारीफ है। देखिए, वो प्रधानमंत्री सारे देश के हैं, जो बात सही है उस पर मैं पूरी ईमानदारी से खरा उतरूंगा, लेकिन समझना ये पड़ेगा कि इस भाषण के पीछे की वजूहात क्या है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जिस आदमी को खिलाफ वारंट जारी किया हो, जिसको यूरोप के तमाम देश जो है वो अपने देश में उसकी आमद को बैन कर चुके हों, जिसके साथ आज करीब 70% मुल्क दुनिया के जो भी ताकतवर मुल्क हैं वो ना खड़े हों, तो ऐसी परिस्थिति में भारत जैसा देश, जिसका दृष्टिकोण शुरू से नेहरू जी के वक्त से गुटनिरपेक्षता का रहा है, वो जब जाएगा इजराइल, ऐसी स्थिति में जब युद्ध के मुहाने पर खड़ा है इजराइल और इस वक्त ईरान की जो परिस्थिति है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। दूसरी बात यहां मैं ये बताना चाहता हूं कि वहां प्रधानमंत्री के एक 10 सेकंड का क्लिप जो है, हालांकि भाजपा इसके लिए बहुत अडेप्ट है, बहुत अच्छे से जानते हैं, वो जैसे आलू से सोने वाला आपने सुना, लेकिन ये इस बयान की मैं कड़ी निंदा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि असल में मोदी जी ने ये कहा था कि जो भारत से कुछ सदियां पहले उठकर लोग गए इजराइल में, उस वजह से वो फादरलैंड है और भारत इसलिए मदरलैंड है। ये पूरा बयान है जिसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहां दिक्कत क्या है, देखिए आपको समझना पड़ेगा। एक बड़ा आरोप और लगा है जो मैं साफ कर दूं, ये बातें करनी तो भाजपा को चाहिए थी, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। 2 मिनट और लूंगा। विपक्ष का बहिष्कार थोड़ा कम में अपना जवाब पूरी करिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, अभी एक प्रवक्ता का और इंतजार है। साहब जगदीप साहब। ठीक है, मुख्तसर में यही कि विपक्ष ने मोदी जी की वजह से बहिष्कार नहीं किया, ये सच है। वो बहिष्कार इसलिए हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट वहां नहीं आए थे। लेकिन सवाल ये है कि हमने आज वहां खड़े होकर 140 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी का दावा भरा, जो कि सच नहीं है। और दूसरा, अगर हम इजराइल में ये कहते हैं कि निर्दोषों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, तो वहां गजा की बात भी होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। ठीक है, तो इस बात से आपत्ति। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तजम्मुल साहब, सैयद तजम्मुल साहब, पीडीपी के स्पोक्स पर्सन हमें ज्वाइन करते हुए। तजम्मुल साहब, कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी, आप की लीडर हैं, महबूबा मुफ्ती सदर हैं पीडीपी की, उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ते हुए कह दिया कि मोदी जी क्रिमिनल से गले लगा रहे हैं। ये क्या लगता है, कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? लोग ये कह रहे हैं। देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया को पैनलिस्ट का भी प्रोग्राम के लिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या, बल्कि दुनिया भर की जो पॉलिसी मुल्क की तरफ से है, वो हमें जो लगा कि जब खान यूनिस अस्पताल में दिन दहाड़े बमबारी होती थी और रसाई और बाकी चीजें जो थी वो मुनक़ता कर दी गई थी, और उस वक्त से लेकर अभी तक जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 120 करोड़ जो दुनिया भर के मुल्क भर के जो लोगों का जो सपोर्ट उनको बैक में था। लेकिन अचानक से मुझे लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म का ये यू टर्न होगा, क्योंकि जो पॉलिसी मुल्क का था वो यकीनन था कि कमजोर पे इस तरह से जो भी शख्स नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, वो कितना ही बड़ा सियासी पद पे क्यों ना हो। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी का आज का दौरा और बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जो तकरीर हमने सुनी, जो वहां पे बातें हुई, जो इंटरेक्शंस हुए, इससे तो साफ लग रहा है कि 120 करोड़ लोगों की जो आरा थी, जो मुकम्मल तौर पर इज्तिमाई सोच थी, उसको यकसर नजरअंदाज कर दिया गया। यकीनन न सिर्फ एक ऐसे वज़ीर-ए-आज़म को जहां दुनिया भर की नजरें थी कि मुल्क हिंदुस्तान से जब वज़ीर-ए-आज़म आएंगे तो उनका किस तरह का ये दौरा होगा, यकीनन जवाब तो जम्मू कश्मीर तो क्या बल्कि पूरे मुल्क के यूटीज और स्टेट्स मांगना चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म का ये दौरा किस नवियत का था। एक तरफ वो जाते हैं और बिरयानी खा के आ जाते हैं, दूसरे दिन उन्हें फिर वापस क्या करना था उन्होंने वही किया जो वो 50-60 साल से कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से दोबारा ये दौरा करना और उस जगह पर पहुंचना जहां पर दुनिया भर के लिए जो मुल्क है हमारा, और ये इस अजीम मुल्क को जो इत्तेहादी कल के वक्त में जरूरत पड़ेगी, ये एक दिन का वक्त नहीं है, ये एक दौरा नहीं, बल्कि एक सोच है, एक आजमाइश है, एक ऐसा आजमाइशी वक्त है जिस वक्त मुल्क के हिंदुस्तान कल की फॉर्मों में अलग थलग पड़ सकता है, जहां दुनिया भर के लोग या जो मुख्तदिर सियासी घराने हैं, सियासी सोच रखने वाले हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो किस तरह से इनकी जो खारजा पॉलिसी को इस वक्त देख रहे होंगे, जहां एक्सटर्नल अफेयर्स की पॉलिसी को लग रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म किस तरह से इसको इसराइल लेके गए, और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू या इसराइल की जो जारियत लगातार वहां पर नहीं जाते या गए हैं, तो जो जैसे कांग्रेस आपत्ति जाहिर कर रही है कि भाई अगर आप गए हैं इसराइल को, आप ग्रेटर इसराइल जो भी आप वहां पर जाकर कह रहे हैं, लेकिन साथ ही फिलिस्तीन की भी बात होनी चाहिए थी, गजा की भी बात होनी चाहिए थी। देखिए, बातें तो हुई, लेकिन जो हमें इंडिया मिला था,
हाँ। मुल्क जो था वो फलस्तीन के साथ था और जिस वक्त मुश्किल हालात में ठीक है, थे, तो स्टैंड अगर आप में, इसका ठीक है, आपको ब्यूरो लग रहा है कि देखेंगे, आप ये कह रहे हैं कि भारत के जो स्टैंड में जो तब्दीली आई है वो तब्दीली नहीं आनी चाहिए थी। प्रोफेसर अजिताभ साहब भी हमारे साथ मौजूद है, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। मैं आऊंगी अजय भारती साहब आपके पास सबसे आखिर में। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ और ये जो दर्शक अभी देख रहे हैं वो समझना चाहते हैं, जिस पर जो विपक्ष है ये कह रहा है कि पहले जो हमारा स्टैंड या पॉलिसी या नीति जो होती थी वो बदल चुकी है, तो इजराइल के हवाले से भारत का जो स्टैंड है मौजूदा वक्त में किस हद तक आप बदलता हुआ देख रहे हैं, और इस बदलते हुए स्टैंड का क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है भारत को आलमी फोरम पर? देखिए जी, भारत की पॉलिसी शुरू से पैलेस्टाइन को सपोर्ट नहीं दे रही है और कल भी और आज भी जो प्रतिनिधिमंडल है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उन्होंने इस चीज को फिर से दोहराया है। अजिताभ साहब, आपकी आवाज सही नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही, आप जो बोल रहे हैं ब्रेक ब्रेक होकर आवाज आ रही है, उसको दुरुस्त कर लेते फिर उसके बाद लौटेंगे। अजय भारती साहब, पहले जो स्टैंड रहा करता था भारत का फलस्तीनियों के हक में रहा करता था, गजा के मकामी लोगों के साथ रहा करता था, लेकिन अब जो तब्दीली आई है उस पर विपक्ष कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का प्रतिनिधित्व अगर किया है इजराइल में जाके, और वो जब इजराइल की बात करते हैं तो गजा और फलस्तीन की भी बात होनी चाहिए थी। मना जी, आपको, आपके दर्शकों को और मेरे को-पैनलिस्ट्स को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने एकदम पहले क्लियर कर दिया कि वो क्यों, उनकी प्रॉब्लम क्या है इस दौरे से। उन्होंने सैफरन का, उन्होंने भगवा का नाम लिया। ये वही पार्टी जो भगवा आतंक और ये बातें करवाने वाली है, उनको भगवा से दिक्कत है, इसलिए उनको प्रधानमंत्री जी के दौरे को दिक्कत दूसरी नजर से देख रहे हैं। तो ये क्लियर है कि ये एंटी हिंदू स्टांस लेने वाली पार्टी है, इसलिए कोई भी ऐसी चीज जो भारत को सुदृढ़ करे, भारत को मजबूत करे, भारत के प्लूरलिस्टिक सोसाइटी को मजबूत करे, इनको उसे दिक्कत है। इसलिए लोग समझते हैं, इसलिए इनको हर जगह से बाहर कर देते हैं, उसको मैं छोड़ देता हूं। हमारे स्टैंड में कहां चेंज हुआ है? आपने इजराइल को कब रिकॉग्नाइज किया? 1950 में। क्यों किया? एक। दूसरा, 1970 में अब हमारे कुछ दूसरे साथी ने कहा हम अलग थलग पड़ेंगे। 1971 में जब हम सचमुच में अलग थलग पड़े थे, तब सबसे पहले किसने मदद की हमारी, किस ढंग से मदद की? तो इजराइल था। 1999 में किसने हमारी मदद की? इजराइल था। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में किसने मदद की? तो सिर्फ न केवल भारत की सिक्योरिटी के हिसाब से। तो उसका क्या हम इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा क्या? अपनी फॉरेन पॉलिसी में तब्दीली लाकर इतना बड़ा इंटरेस्ट क्यों देंगे हम? मैं नहीं बोला, थोड़ा सा कोई मुल्क किसी मुल्क को किसी वक्त, अच्छे वक्त और बुरे वक्त में काम आएगा। आप देखिए, जिस तरह से आपने बात मुकम्मल नहीं की थी, मुझे रोकना पड़ा। देखिए, आप किसी भी दौर की बात करें, इसराइल ने भारत को खारजी सतह पर, दिफाई सतह पर मदद की होगी, इसका बड़ा हमें आज कंपनसेशन देना पड़ेगा क्या? जी, मैं चुप रहूंगा, आप इन्हीं से बुलवा लीजिए प्लीज। बोलिए बोलिए अजय जी, जल्दी से कंप्लीट करिए अपनी बात। तो मेरा यह कहना है कि एक तो यह बात है कि जब भी भारत को जरूरत पड़ी सिक्योरिटी के एंगल से, तो इजराइल हमारे साथ। अभी भी प्रधानमंत्री जी ने जब नेसेट को एड्रेस किया, तो जो गाजा या इसका पैलेस्टीनियन वाले इशू पर उन्होंने पूरा उस प्लान का समर्थन किया। उन्होंने कहा हम उसके सपोर्ट में खड़े हैं। फिर भारत की जो 140 करोड़ की, मुझे मालूम नहीं है कि पीडीपी के हमारे साथी 120 करोड़ को ही क्यों गिनते हैं भारत के वासी, बाकी 20 करोड़ को क्यों अलग किया, वो बताएं। 140 बराबर बता दिया न्यूमेरिकल्स में, आप दोबारा रिवाइंड कीजिए। मुझे उसे वो नहीं, उनकी मानसिकता दर्शाती है। लेकिन हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा, हम जो फ्यूचरिस्टिक मल्टीपोलर वर्ल्ड में हम हमारे इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। हमारे यहाँ पर हम इजराइल के साथ एग्रीकल्चर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, टेक्नोलॉजी में हम इस अपॉर्चुनिटी को कैसे छोड़ सकते हैं। ठीक है। और फिर मुस्लिम वर्ल्ड में भी, फॉर देयर इंफॉर्मेशन, मुस्लिम वर्ल्ड में क्या ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम देश इजराइल के साथ रिलेशन नहीं बना रहे हैं। अभी हमने देखा, ये जो 2023 से पहले
जो ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन ट्रेड कॉरिडोर में था, उसमें कौन लोग थे शामिल? मिडिल ईस्ट में से निकलेगा तो कहां से निकलेगा? तो यहाँ के मोर देन लॉयल। नहीं, एक सेकंड में रेस्पॉन्ड करूंगा। ये जो मुस्लिम देशों की बात करते हैं, ये एक सेकंड ले लूंगा, एक सेकंड ले लूंगा आपसे, एक सेकंड। हमारे इस हद तक आप दोनों लोग अपनी अपनी तरीके से बातें रख रहे हैं। मैं चाहूंगी कि इसका सार क्या है। अजिताभ साहब से अभी बात कर रहे थे, उनसे हमने सवाल किया था कि क्या पॉलिसी में तब्दीली है, तो तब्दीली किस हद तक है, क्या जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि आलमी सतह पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इस स्टैंड से, भारत के इस स्टैंड से। अजिताभ साहब, आपको आवाज मेरी मिल पा रही होगी, तो इसका जवाब दीजिएगा जरा प्लीज। देखिए, भारत की पॉलिसी में है समय की नजाकत को समझते हुए प्रैक्टिकल कहते हैं, व्यवहारिक जो होना चाहिए वो भारत को भी बदलनी पड़ेगी। आज जो विश्व की स्थिति जो भारत को भारतीयों के हितों, अजिताभ साहब फिर से आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है, ब्रेक हो रहा है। हम चाहते हैं कि आपकी बात को सुने दर्शक। तजम्मुल साहब कुछ कहना चाह रहे थे, आप तब तक कहिए, फिर से एक बार हम सही करने की कोशिश करेंगे। जी। देखें, जो ये मुस्लिम देशों की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर आपको एक बड़ा स्टेटमेंट याद होगा कि एक मुल्क ने कहा कि अगर दूसरे मुल्क पे दोबारा हमला हुआ तो उसको पहले मुल्क पे हमला तस्वर किया जाए। मैं नाम लिए बगैर शायद पैनलिस्ट और आप समझ गए होंगे, ये उस ऑपरेशन के बाद हो। और भारत इतना कमजोर थोड़ी है कि उसको उस ऑपरेशन को, जिसको 4 घंटे के मुकम्मल करने के लिए एक दूसरे देश की इतनी बड़ी मदद लेनी पड़ती। भारत देश बहुत एग्रीकल्चर में, एपीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, टूरिज्म में और उसके बाद डिफेंस में बहुत आगे है। यकीनन एक हमसफर होता है सियासत में, और इतनी बड़ी लेवल का जब जम्मू कश्मीर के बॉर्डरों पे, अरुणाचल के बॉर्डरों पे, चाइना के बॉर्डरों पे सब कुछ ठीक ठाक ना हो, उस वक्त दिफाई सलाहियत को मुस्तहकम करने के लिए शराकतदारी बड़ी लाजमी है। लेकिन जो खान यूनुस अस्पताल से लेकर गाजा पट्टी तक जब खून की नदियां बह रही थी, जब मासूम बच्चों को खाना नहीं मिल रहा था, और उसके बाद जो वजीर आजम का स्टैंड था, वजीर आजम का मुल्क का स्टैंड जो था वो सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन में आम लोगों की हत्या के हक में था और इसराइल के खिलाफ था। लेकिन ये अचानक जो तरबियत पाने के बाद जो अचानक सलाह मशवरा वज़ीर आज़म किए बगैर इसराइल पहुंच गए हैं, इस पर फॉरेन पॉलिसी में या तो यू टर्न हुआ है या तो आपको यकदम सिर्फ इसराइल के साथ ही रहना है। हम चाहते हैं कि मुल्क जो है वो दोनों जंगी सूरत हाल को देखे और दोनों मुल्कों के मसाइल सुने। देखिए, पहले तो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन में जब आप जाते हैं तो बहुत कुछ होगा फिर, लेकिन जिस वक्त आप जाना चाहते हैं, इसराइल का दौरा उस वक्त हो रहा है जब गाजा पट्टी में जब सदर ट्रंप की तरफ, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट आने के बाद हालात मुतहरिक होने लगे थे और उसका खैर मकदम किया था। मोदी वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिसने डोनाल्ड ट्रंप के उस डिसीजन का, उस ट्वीट का, सीज फायर का वेलकम किया था। अगर वेलकम के बाद मेरे को पैनलिस्ट कंपनसेशन सूद समेत चाहते हैं कि सिंदूर में भी आपका इसराइल है, आपकी डिफेंस पॉलिसी में भी इसराइल है, आपके एग्रीकल्चर तक में भी डिफेंस पॉलिसी है, तो फिर मुल्क कमजोर हो रहा है। फिर देखना पड़ेगा कि मुल्क की जो लीडरशिप है वो आगे चलकर किस तरह से सस्टेन करेगी। देखिए अजय भाटी साहब, मुल्क की लीडरशिप पर वहां से सवाल खड़े कर रहे हैं सीधे तौर पर, बीजेपी सवाल खड़े करिए। और देखिए एक बात भी सही है यहाँ पर कि अगर आप इजराइल के कॉज की बात करते हैं तो आपको फिलिस्तीन और गजा के हवाले से भी बात करनी थी, बात नहीं की, तो बहुत सारे लोग मायूस भी हुए और बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं इसको बहुत बड़ा बदलाव समझ रहे हैं और आने वाले दिनों के हिसाब से भी देख रहे हैं कि पता नहीं कैसे चेंजेस होगा, हिकमत अमली कैसी होगी अब लीडरशिप की। नहीं, देखिए, सिर्फ वही जो आइडेंटिफाइड लोग हैं वही निराश है और कोई निराश नहीं है, सारा भारत खुश है। ठीक है जगदीप साहब, सुनिए, हमें भी तो कहने दीजिए। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने जो प्रतिनिधित्व किया उससे भारत खुश है, आप कह रहे हैं। मैं वही इसका जवाब लेना चाहती हूँ कि क्या जो कॉज दिखाया जा रहा है कि जिस चीज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बात रखनी चाहिए थी, गजा और फिलिस्तीन, उन्होंने क्या
उन्होंने क्या ये नहीं कहा कि टेररिज्म का विक्टिम चाहे यहां पर इजराइल में हो, क्या इजराइल में जो अक्टूबर 7 को हुआ था उसको जस्टिफाई करेंगे? उन्होंने क्या ये नहीं कहा कि टेररिज्म, किसी भी चीज को आप जस्टिफाई बाय टेररिज्म नहीं कर सकते? क्या उन्होंने नहीं कहा? उन्होंने क्या कहा? ये नहीं कहा कि गाजा पीस प्लान का हम सपोर्ट करते हैं। और अभी कुछ दिन पहले जब इसका गाजा पर जो इंटरनेशनल लेवल पर बात हुई, उसमें भारत किसके साथ खड़ा था? भारत ने क्या अपने स्टैंड टू नेशन ठीक है, आपका कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पीएम ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस पॉलिसी की बात करनी चाहिए थी उन्होंने कही और वो बात रखी। हम अजिताभ साहब बड़ी देरी के बाद अब शायद कनेक्ट हो पाए हैं दोबारा। मैं समझना चाहूंगी पूरा लबोलुबाब इसका क्या है अजिताभ साहब, और जो इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर या मरकजी सरकार पर इस वक्त निशाने विपक्ष की तरफ से उठ रहे हैं, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं, और क्या भारत की पॉलिसी वाकई मानों में चेंज हुई है क्या? देखिए, भारत की पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है। हाँ। भारत शुरू से पैलेस्टाइन के मुद्दे को सपोर्ट करता रहा है और अभी भी भारत ने अपने 2 दिन के प्रधानमंत्री के दौरे में भी इस बात को दोहराया गया है कि पैलेस्टाइन का मुद्दा है, जो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज हैं उस पे भारत हमेशा पैलेस्टाइन के साथ है और सबसे अग्रणी श्रेणी में रहता है। जहां तक बात है कि कुछ ऐसी चीजें जो समय के बदलते जो अभी दौर हैं, जो विश्व परिदृश्य है, खास करके अव्यवस्था का जो दौर है, इसमें भारत को अपनी नीतियों में अपने हितों को संभालने के लिए, उसको ठीक करने के लिए थोड़े से प्रैक्टिकल अप्रोच लाने होंगे और शायद सरकार ने उसको मद्देनजर रखते हुए दूसरी तरफ जो हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है उसकी जो जरूरतें हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के केस में हो, एजुकेशन के केस में हो, हेल्थ के केस में हो, ड्रिंकिंग वाटर के केस में हो, ये सारी चीजों का, आप पर्यावरण की बात कह लें, आप टेक्नोलॉजी की बात कह लें, इनोवेशन की बात कह लें, हर मुद्दों पे यहाँ पे विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। लगभग 16 एग्रीमेंट हुए हैं, 11 ऐसी घोषणाएं हुई हैं जिसका आगामी दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। भारत के आर्थिक और जो कहते हैं सामाजिक स्थिति में भी यहाँ पे बदलाव होंगे, लोगों को फायदा होगा। पैलेस्टाइन के मुद्दे पे भारत ने हमेशा सपोर्ट किया है, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, और उसमें हमें थोड़े से प्रैक्टिकल अप्रोच की जरूरत पड़ी है। और हम फिर से हमने कहा है कि जो राष्ट्रपति ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस की वकालत की है, और हमने उसको फिर से, अभी मैं सुन रहा था अपने विदेश सचिव का प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें भी उन्होंने, विदेश सचिव ने उसमें फिर इस बात को कहा कि भारत लगभग 170 मिलियन डॉलर की सहायता पैलेस्टाइन के लोगों के लिए विभिन्न मदों में दे रहा है, और 40 मिलियन का और भी सपोर्ट एजुकेशन के नाम पे देने की बात है। तो भारत अपनी सहायता लगातार पैलेस्टाइन के मुद्दे पे, पैलेस्टाइन के लोगों के लिए हम साथ खड़े हैं, उसमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अपने। ठीक है जगदीप साहब, देखिए कह रहे हैं ये फॉरेन एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर साहब, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो स्टैंड पहले से था उसमें कोई चेंजेस नहीं है भारत का, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पहले फिलिस्तीन के लोगों, गजा के लोगों की हिमायत की गई थी उसमें कोई तब्दीली नहीं है, और उन्होंने कहा मौजूदा परिदृश्य को देखते हुए कुछ अप्रोच ऐसे लेने पड़ते, कोई फैसले ऐसे लेने पड़ते जो वक्त की नजाकत होते, वक्त की जरूरत होते हैं, तो उसी पर भारत कायम है। देखिए सना जी, मैंने कुछ एक महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात की थी जो शायद मेरे भाजपाई मित्र ने समझने का प्रयास नहीं किया। मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं। पहली तो बात, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 140 करोड़ लोगों का हवाला देना ऐसे वक्त में जब वोट चोरी के आरोप हो और जब उनका प्रतिनिधित्व कुल 20 से 25% का हो, मैं इसे सही नहीं मानता। दूसरा, मैं आपको एक नाम बता रहा हूं, हिंद रजब, 6 साल की बच्ची जिसकी छाती में 60 गोलियां इजरायली सैनिकों ने उतारी थी, आज उसके नाम का ट्रस्ट और दुनिया जानती है। आप जरा एक बार इनसे पूछ लीजिएगा। मेरा सवाल यह है, जब वहां पर प्रधानमंत्री खड़े होकर इजराइल में हो रहे पुरुषों की हत्या पर सवाल उठाते हैं, तब उन्हें गजा की बात करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? पहली बात। दूसरी बात, मैंने गुटनिरपेक्षता की बात की जो नेहरू जी की देन है, और मैंने आपको यहाँ पे कोट कर रहा हूं महात्मा गांधी जी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि बर्तानिया जितना अंग्रेजों का है उतना ही फिलिस्तीन वहां के फिलिस्तीनियों का है। अब सवाल यह है, देखिए दिक्कत क्या है। पहली बार इजराइल ने किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को मेडल पहनाया, इससे पहले नहीं पहनाया, काबिल तारीफ है। लेकिन 2017 की जेफरी एप्स्टीन की फाइल, जिसका मैं हवाला देके बता रहा हूं, नाचने गाने कौन गया था और क्यों पहनाया जा रहा है ये मेडल? कि भैया हमसे हथियार खरीदते रहो, जो आपके पारंपरिक मित्र हैं, जो आपके सीजनल फ्रेंड हमेशा से, उनकी पीठ में छुरा घूमते रहो। इजराइल के साथ खड़े रहो क्योंकि एप्स्टीन फाइलों में आपका नाम है। इजराइल के साथ इसलिए खड़े रहो क्योंकि जो
आज ट्रंप चाहता है या बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं वही आपको करना है? क्या ये इसलिए जरूरी है कि सर्जियो गॉज जो उनका अमेरिकन एम्बेसडर है वो वेस्टर्न यूनियन के माफ कीजिएगा वेस्टर्न कमांड के चंडीगढ़ कार्यालय में जाता है और वहां पर हमारे सैन्य अधिकारियों के साथ फोटो खिंचवाता है? क्या हमारे एम्बेसडर को यह राइट है कि वो जाए अमेरिका पेंटागन में फोटो खिंचाकर दिखा दे? और मैं एक और बयान यहां जोड़ रहा हूं, म्यूनिख में अभी हाल दिया गया वहां के फॉरेन सेक्रेटरी मार्क रूबियो का, जो कहते हैं कि दुनिया का कॉलोनाइजेशन दोबारा से होगा। ठीक की बात करते हैं। हाँ, समझना यह है कि जब आप निर्दोषों की हत्या की बात करें, और एक और आखिरी चीज मैं बताना चाहता हूं, बहुत जल्दी एक सेकंड में मोदी जी के बयान को अक्षर बोल रहा हूं, दे डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है जनाब, डिग्री तो उनकी किसी ने देखी नहीं, तो कम से कम ग्रामर का थोड़ा सा ध्यान रखें, नहीं तो हिंदी में बात कर लिया करें अगर अंग्रेजी नहीं आती। इस पर रिएक्शन आपका, फिर पीडीपी से लेकर रिएक्शन क्लोजिंग करना है जल्दी। नहीं, हमने सोनिया गांधी की डिग्रियां देखी है जिसमें 1.5 पन्ने का इसको कहा गया था कि ये टाइपोग्राफिक मिस्टेक्स थी, वो भी हमने देखा है। और पार्लियामेंट में कहा है कि कैसे बाहर में काम करने वाले लोगों का, खैर मैं उस पर नहीं जाता हूं। भगवा रंग को देखकर भड़कने वाली कांग्रेस, भगवा रंग को रिपीट कर रहा हूं, भगवा रंग को देखकर भड़कने वाले कांग्रेस हमें बताती है कि किसके नाच पर कौन नाचता है। सीआईए के कहने पर कौन नाचता था, केजीबी के पास आते थे, केजीबी के फंड्स किसके पास आते थे। अजय भारती साहब, जो सवाल कांग्रेस उठा रही है कि आपसी वाले मुद्दे से कहीं न कहीं बचने को लेकर ये कवायद जो जारी है वो इस तरफ भी निशाना साध रहे हैं, जो राहुल गांधी ने भी कहा था के साथ सीक्रेट समझौता करने वाली कांग्रेस हमको बताती है। नेहरू जी को कोट कर रहे हैं, नेहरू जी ने जो सो कॉल्ड गुटनिरपेक्षता की थी, क्या दिया जगदीश साहब। इस पूरे कन्वर्सेशन में एक बात ये रही कि जब पीएम मोदी तेल अवीव के संसद में संबोधन कर रहे थे तो उस वक्त उनको इसराइल के साथ फिलिस्तीन का भी नाम लेना चाहिए था। जगदीश साहब, शायद आवाज नहीं पहुंच रही आप तक। बाहर में ठीक है, डिस्टर्बेंस है, ठीक है। तो इसी के साथ इस डिबेट को यहीं पर खत्म करना चाहिए क्योंकि आवाज सही तरीके से नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जगदीप साहब और अजय भारती साहब, प्रोफेसर साहब और सैयद तजम्मुल साहब आपका हमारे इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार। और बड़ी खबर आ रही है, जाते जाते आपको इस वक्त की बताएं कि दिल्ली से बड़ी खबर है। हिमाचल से गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस कस्टडी में रखा गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। बुधवार को दिल्ली पुलिस ने सोलन में इन्हें गिरफ्तार किया था। एआई समिट में हुए हंगामे के मामले में ये कार्रवाई हुई है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में शर्टलेस होकर हंगामा किया था और जिसके बाद कल देर रात हमने देखा था कि ऑन रोड ड्रामा हुआ था। दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे और कल ये देखा गया था, शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा या फिर ये कहा जा सकता है, गलत नहीं है, कि दिल्ली पुलिस पर हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने ऐसा पहली बार हो सकता है। कभी तारीख में ऐसी घटनाएं कम ही देखने को मिलती हैं। दिल्ली पुलिस पर एफआईआर हिमाचल पुलिस ने कर दिया था कि अगवा मामले में कि 3 लोगों का जबरन अगवा करके आप लेकर जा रहे हैं, किडनैप करके ले जा रहे हैं और उन्हीं 3 लोगों को आज जब पेश किया गया तो पुलिस कस्टडी दी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट में इन 3 आरोपियों को पेश किया गया था और 3 दिन की कस्टडी में अब भेजा गया है। बुधवार को दिल्ली पुलिस ने सोलन से इन्हें गिरफ्तार किया था। हाई वोल्टेज ड्रामा सड़क पर हमने देखा था, कई पुलिस एहलकार आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे थे। ये पूरा मामला जो रूट है वो जुड़ा हुआ एआई समिट से है। आपको याद होगा कि यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए एआई समिट में शर्टलेस होकर हंगामा किया था और इसी मामले में दिल्ली पुलिस ने, देखिए ये तस्वीर वही है जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे। एक तो एक तस्वीर आज की और एक कल देर रात की तस्वीर जब ये पूरा ड्रामा हाईवे पे चल रहा था और ये बैरियर पर शोघी बैरियर पर रोका गया था दिल्ली पुलिस को। और फिर वहीं एफआईआर के हवाले से भी कहा गया था कि जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो नहीं किया है दिल्ली पुलिस ने, इसलिए आप पर हम एफआईआर करते हैं और एफआईआर लॉन्च किया गया था। आज इन 3 आरोपियों को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस रिमांड में इन्हें 3 दिनों के लिए 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दे दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद हिमाचल और
हिमाचल प्रदेश की पुलिस और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर आमने सामने है। इन 3 आरोपियों के हवाले से जब सूचना मिलती है दिल्ली पुलिस को, देखिए कल जो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है, आप 3 बंदों को अगवा करके ले जा रहे हैं। कल जब 2 जगह की पुलिस आपस में बात कर रही थी, उस वक्त की बहस आप देखिए। ज्वाइन करनी पड़ेगी, बस इतनी सी बात है। ठीक, अब मैं एक बात बोलूं, अब सुनिए, मेरी एफआईआर है किस तारीख की? 20 तारीख की। 20 तारीख की एफआईआर में अरेस्ट मैंने किया आज मॉर्निंग में, ठीक है, जिसमें कि ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं 9 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, उनके ऑलरेडी पीसी रिमांड आ चुके हैं। आज मैं सुबह अरेस्ट करके ला रहा हूं, सुबह से मुझे आपने कोर्ट में, सर सुनिए तो कहा जा रहा है सर, बनते हैं। फिलहाल जी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।